नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है दीपेंद्र यादव को। आप मुख्य प्रबंधक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सागर से, साथ ही साथ आप अग्रणी जिला प्रबंधक के पद पर भी कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद दीपक जी और धन्यवाद आकाशवाणी। मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। श्रोताओं, हम बता दें कि अभी सागर में एक अभियान चल रहा है खासकर बैंकिंग योजनाओं से संबंधित, जिसका नाम है क्रेडिट आउटरीच अभियान। तो हम दीपेंद्र यादव जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्रेडिट आउटरीच अभियान क्या है और इससे आम जनता को क्या फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार के विभाग वित्तीय सेवा विभाग, जिसे डीआईएफएस के नाम से भी जाना जाता है, के निर्देश पर जो कोविड-19 से इफेक्टेड हुए हैं और इसके बाद का भी त्योहारी मौसम है, इसको देखते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। एमपी के अंदर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के तत्वाधान में ये एमपी के सभी 52 जिलों में और जहां पे 313 ब्लॉक्स हैं, यहां पे ये प्रोग्राम 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसके अंदर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस अभियान के अंदर जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि एनआरएलएम, एनयूएलएम, इनके अंतर्गत पीएम स्वनिधि या स्वरोजगार से संबंधित जो भी ऋण प्रदान करने हैं वो, या भारत की आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि कृषि इंफ्रा फंड, एएचआईडीएफ, ईसीएलजीएस, पीएम एफएमएमई, जिसे प्रधानमंत्री औपचारीकरण और फूड प्रसंस्करण के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत जो भी लंबित आवेदन बैंकों में पड़े हैं उनको वितरित करना है। इसके अलावा बैंकों की जो भी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि कृषि ऋण हुआ, रिटेल अर्थात खुदरा ऋण हुआ, वाहन ऋण हुआ, कृषि ऋण हुआ, गृह ऋण हुआ, एमएसएमई हुआ, एजुकेशन लोन हुए, पर्सनल लोन हुए, या फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, उनके अंदर जो भी बैंक अपना योगदान देकर ग्राहकों को लाभान्वित कर सकते हैं, उसके अंदर ये किया जा रहा है। जी दीपेंद्र जी, आपने बताया कि बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और सरकार की दीगर योजनाएं हैं, अलग अलग तरीके से संचालित हैं, उसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। तो यहां पर हम ये चीज आपसे समझना चाहेंगे कि आम दिनों में भी ये योजनाएं संचालित होती हैं, क्रियान्वित होती हैं। तो आम दिनों में और अभी ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें क्या फर्क है और इससे क्या चीजें ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ती हैं? आम दिनों में ये सभी स्कीमें सभी ग्राहकों के लिए जारी रहती हैं, परंतु किसी भी चीज को अगर अभियान मोड पे किया जाए तो उससे रिजल्ट जल्दी, त्वरित और बहुत ज्यादा आता है। केंद्र सरकार के निर्देश पे ये किया जा रहा है और जो एसएलबीसी का मानना है कि दिवाली से पहले त्योहारों को देखते हुए, चूंकि बैंकों में काम बहुत ज्यादा रहता है और प्रायोरिटीज समय समय के साथ चेंज होती हैं, तो इस अभियान मोड के अंदर दिवाली से पहले अगर इन स्कीमों के अंदर लोगों को इसका लाभ दिया जाए तो इस त्योहारी मौसम में जो लोग इन सेवाओं से जुड़े हुए हैं या जो लोग अपना स्वरोजगार से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, इसके अंदर वो दिवाली से पहले जो भी उनको ऋण मिलेगा तो अपना जो भी उनका उद्यम है उसको थोड़ा शीघ्रता से और अच्छी ऊंचाई के साथ उसको वो अपना बढ़ावा दे सकते हैं। जी, निश्चित रूप से इससे काम में तेजी आएगी और बैंक का ये एक तरह से मुहिम है, अभियान है जनता के बीच जाने का और जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने का, खासकर त्योहारों को देखते हुए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपेंद्र यादव जी, यहां आपसे हम जानना चाहेंगे कि बैंक की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में हैं, तो इसमें खासकर किन योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है? भारत सरकार का जो ये मानना है, कोविड के अंदर जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसको बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष पीएम स्वनिधि स्कीम की भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अंदर कोविड से पहले जो भी लोग वेंडिंग वर्क से जुड़े थे, वेंडिंग अर्थात जो भी लोग फेरी लगाते हैं या कोई भी ऐसा टेम्परेरी काम जो सीजनेबल होता है और समय को देखते हुए वो लोग अपना उसको चेंज करके नया नया करते रहते हैं, वो लोग ऐसे हैं जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं। बट कोविड के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति में लॉकडाउन में उनको सामना करना पड़ा, तो उनको जो अपने छोटे व्यवसाय थे उनको बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष जो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर एक लॉन्च की गई थी फाइनेंस देने के लिए, उस स्कीम को इस साल दोबारा वापस डबल करके, अर्थात जिन्होंने पिछले साल 10,000 लोन लिए थे उनको इस वर्ष 20,000 लोन लेने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो एक तो ये स्कीम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी जो अपनी आत्मनिर्भर भारत के अंदर योजनाएं हैं या फिर स्वरोजगार योजना से रिलेटेड जो भी हैं, उनके अंदर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। स्वरोजगार योजनाओं में जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसमें है दीनदयाल अंत्योदय योजना में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
दीनदयाल अंत्योदय योजना में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टैंड अप इंडिया या और जो भी अलग अलग स्कीमें हैं उन सब के अंदर यहाँ पे अपना फोकस दिया जा रहा है बैंकों द्वारा। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात की। निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद और लाभदायक ये योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में आपने बताया और तमाम योजनाएं हैं जिसके बारे में आपने बताया। यदि आम जनता की जानकारी के लिए मैं जानना चाहूं आपसे, तो क्या इस कैंप के माध्यम से जो आप लोग अभी आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक में जिले के ये कैंप लगाए जा रहे हैं अभियान के माध्यम से, तो क्या उनको इसके बारे में जानकारी भी वहां विस्तार से दी जाती है ताकि जो पात्र व्यक्ति है वो अपनी पात्रता के हिसाब से किसी भी स्कीम में यदि वो आता है तो उसका फायदा उठा सके? क्रेडिट आउटरीच कैंपेन के अंदर न केवल बैंकों के वहां पे स्टॉल्स लगवाई जा रही हैं, अपितु विभिन्न विभाग जो हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर कार्यरत है, उनकी भी वहां पे स्टॉल लगाई जा रही हैं और वो वहां पे अपना जो भी प्रचार सामग्री है वो लाते हैं और अपने जो भी बैनर है उनके द्वारा वहां पे अपनी स्टॉल लगा के अपनी स्कीम्स का प्रचार करते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये अभी चालू है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री स्वरोजगार या उससे संबंधित लगभग सभी स्कीमें गत वर्ष दिसंबर 2020 से बंद हैं, परंतु प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है, जो केंद्र सरकार की, ये अभी भी यहाँ पे चालू है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसमें 2 योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना, इन दोनों का सम्मिश्रण करके पीएमबीजीपी स्कीम को लागू किया गया था। इस स्कीम के अंदर एक नोडल एजेंसी जो है नेशनल लेवल पे, वो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी केवीआईसी। स्टेट लेवल पे जिला उद्योग केंद्र और केवीआईबी ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन आउटरीच प्रोग्राम्स के अंदर इनकी भी वहां पे स्टॉल लगाई जाती है ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले। यहां मैं सभी श्रोतागण को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो किया जा रहा है, इसके अंदर मैक्सिमम 25 लाख तक का ऋण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दिया जाता है और सर्विस और बिजनेस सेक्टर के लिए 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ये इसके अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो रोजगार की लागत आपकी अधिकतम आएगी, वो इससे ज्यादा इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकती है। इसमें कोई भी एक युवा जो 18 साल से अधिक का है वो इसके अंदर भाग ले सकता है, परंतु अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा का ऋण लेना चाहता है या सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ज्यादा का ऋण लेना चाहता है तो उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। इसको कोई भी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एसएचजी, ट्रस्ट या सोसाइटी इसके अंदर अपना ऋण ले सकते हैं। इसमें रिपेमेंट का जो समय है मिनिमम 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए रहता है और इसमें मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम अर्थात वो समय जिसके अंदर उनको ऋण का भुगतान करना एक अपना बिजनेस सेटअप के लिए बैंकों के द्वारा समय दिया जाता है, वो अधिकतम 6 महीने का हो सकता है। इसमें सिक्योरिटी जो है, जिस चीज के लिए फाइनेंस किया जा रहा है बैंकों द्वारा, वो जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है वो असेट रहेगा जो बैंक के पैसे से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक कोई भी कोलेट्रल नहीं दी जानी है इसमें, और अगर इससे अधिक का होता है और कोई अगर इसके अंदर अपनी कोई संपत्ति बैंक में गिरवी रखने के लिए नहीं है तो वो इसके अंदर सीईटी एमएससी कवर का भी फायदा ले सकता है, अर्थात गवर्नमेंट सीईटी एमएससी कवर में उसकी जिम्मेदारी लेती है भरने की। इसमें जो मार्जिन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी बैंक से कोई आप ऋण लेते हैं तो कुछ हिस्सा आपको अपना लगाना पड़ता है और बाकी बैंक अपना देते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 10% के आसपास का हिस्सा रहता है आपका, जिसको मार्जिन मनी बोलते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनर्स, लेडीज, इन सब के लिए 5% अपना मार्जिन मनी रहती है। सबसे बड़ी बात है सब्सिडी। आप एक स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का ये है कि अगर कोई एक आदमी अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करता है तो अपने साथ साथ वो कई लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराता है। तो इस विषय को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी दोनों जगह है, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है और शहरी क्षेत्र में अपना रोजगार स्थापित कर रहा है तो उसे 15% तक सब्सिडी दी जाती है, और ग्रामीण में कर रहा है तो उसे 25% तक सब्सिडी दी जाती है। अदर देन जनरल कैटेगरी जो भी हैं, अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, लेडीज या ओबीसी, इनको शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 35% सब्सिडी दी जाती है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये, और स्वरोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं। बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है। आउटरीच अभियान के माध्यम से काफी तेजी इसमें आ रही है। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया का लाभ लेना चाहिए। दीपेंद्र यादव जी, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं, बहुत लोकप्रिय योजनाएं भी हैं। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं।
सामाजिक सुरक्षा किसी भी सरकार का एक प्रायोरिटी रहती है कि जो वहां पे उनके जनता है, निवासी हैं, जिन्होंने उनको चुन के उस पद पर पहुंचाया है, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए वो क्या कार्य करे। जैसे कि जो कोई कर्मचारी होते हैं, चाहे वो सरकारी किसी संस्थान में हो या किसी व्यक्तिगत संस्थान में हो, उनको उनके नियोक्ता द्वारा कई तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। जैसे कि उन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, या बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज होती है जब वहां पे उनको उनके द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं या कुछ व्यक्तिगत उद्यम कुछ कर रखा है और कुछ छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उनके पास सामाजिक सुरक्षा के कोई साधन नहीं होते हैं। इसी को देखते हुए सन 2015 के अंदर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये 3 सामाजिक सुरक्षा के अंदर स्कीम्स लॉन्च की गई थी। ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसके अंदर जो प्रीमियम राशि है वो 330 रुपए है। इसके अंदर कोई भी एक जनसाधारण जिसकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष है, वो इसके अंदर शामिल हो सकता है, और जब वो 55 साल का रहेगा तब तक वो इस स्कीम के लिए कवर्ड है। मतलब आज जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 51 साल है तो मैं इस स्कीम के लिए अपना एनरोलमेंट नहीं करा सकता हूं, बट अगर मेरी उम्र 50 या 49 है तो मैं इस स्कीम में अपना एनरोलमेंट करा सकता हूं। और अगर ऐसा होता है तो उस एनरोल्ड व्यक्ति की अगर मृत्यु किसी भी दशा में हो जाती है तो भारत सरकार के द्वारा जो भी इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर अपॉइंट की गई है उसके द्वारा 2 लाख तक का इसका बीमा होता है। सेम इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें उम्र एनरोल पर्सन की 18 वर्ष से 70 वर्ष होनी चाहिए, और इसका बीमा जो प्रीमियम है वो मात्र 12 रुपए, अर्थात 1 महीने का 1 रुपया, लेकिन वो एक साथ 12 रुपए ही लिया जाता है। इसका जो समय है हर साल 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए दोनों स्कीमें होती हैं। और जो सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 12 रुपए का प्रीमियम लिया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अनएक्सपेक्टेड कोई उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए के इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा का लाभ दिया जाता है। जो फुल डिसेबिलिटी जो मैंने अभी शब्द यूज में लिया है, उसका मतलब है उसकी दोनों आंखें खराब हो जाना, या दोनों पैर खराब हो जाना, या फिर दोनों हाथ खराब हो जाना। परंतु अगर उसको कुछ पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो रही है, जैसे एक आंख खराब हो गई है या एक पैर खराब हो गया है या फिर एक हाथ खराब हो गया है, तो उसको 1 लाख रुपए तक का वहां से बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो एपीवाई है, अटल पेंशन योजना, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसा कि जो कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अपनी नौकरी के बाद पेंशन मिलती है, बट और किसी विभाग या किसान या जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको इसमें पेंशन नहीं मिलती है। इसमें उनको एक सर्टेन अमाउंट हर साल हर महीने उनको पे करना रहता है, और जब वो 60 साल के होते हैं तो निश्चित तौर पे उनको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, जिसमें भी उन्होंने अपना एनरोलमेंट कराया है, वो उनको हर महीने एक पेंशन के रूप में पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जी, दीपेंद्र यादव जी, बहुत विस्तार से आपने जो सामाजिक सुरक्षा योजना 2015 से चल रही है हमारे देश में और विभिन्न बैंकों के माध्यम से ये लागू की गई है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। निश्चित रूप से ये बहुत लाभकारी है, और जो भी श्रोता इसे सुन रहे हैं, या तो वो इसमें एनरोल्ड होंगे या जो नहीं एनरोल्ड होंगे, जो इसमें नहीं अभी शामिल हैं, वो जरूर शामिल होंगे आपकी बातों को सुनने के बाद। अब यहां पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और तमाम डिजिटल माध्यम आजकल जो है भुगतान के हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बातें होती हैं, बहुत धोखाधड़ी के मामले भी होते हैं। तो डिजिटल पेमेंट को लेकर के क्या अभियान चलाया जा रहा है आउटरीच के माध्यम से भी, और इन जनरल अगर हम बात करें बैंकिंग सेवाओं को, यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने की बात करें, तो कैसे उनका प्रमोशन हो रहा है और उसके फायदे कैसे होते हैं? डिजिटल बैंकिंग का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया और जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है आप सबकी जेब में होता है एटीएम। ये पहला प्रयोग था जो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जब सभी लोगों को एटीएम दिया गया ताकि उनको हमेशा बैंक नहीं आना पड़े और किसी भी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना एटीएम के द्वारा पैसे की निकासी कर सके। भविष्य में इसमें धीरे धीरे और परिवर्तन होते रहे, और जैसा कि अभी ज्यादातर लोग अपना काम में लेते हैं नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, वो भी डिजिटल पेमेंट के ही उदाहरण है। वर्तमान समय में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस आया था जब भारत सरकार ने भीम ऐप को लॉन्च किया था। भीम ऐप में एक रियल टाइम के अंदर, जैसा कि एनईएफटी और आरटीजीएस होते हैं, आपको बैंक में जाना है, एक समय के अंदर आप वो करेंगे, तब अगले आदमी के पास वो पैसे पहुंचते हैं।
लेकिन भीम ऐप के द्वारा, यूपीआई के द्वारा तुरंत रियल टाइम के अंदर इधर आप अपना अमाउंट, पासवर्ड और अगले व्यक्ति की मोबाइल या बैंक की डिटेल अपनी एंटर करते हैं और सबमिट करते ही तुरंत वो पैसा अगले आदमी के पास पहुंच जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई आदमी किसी मेडिकल इमरजेंसी में है या कई जगह फंसा हुआ है और उसके पास अब कोई मोड नहीं है पैसे प्राप्ति का, तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों या घर परिवार वालों को बोलते हैं और यहां से तुरंत जैसे ही उसको भीम यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है तुरंत अगले के पास पहुंच जाता है और जो उस अर्जेंसी के अंदर उसको पैसों की नीड है वो पूरी हो जाती है। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में भी जो केंद्र सरकार और जो एसएलबीसी है उनके तत्वाधान में हर कैंप के अंदर भीम ऐप को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए वहां पे एक अलग से स्टॉल लगाई जा रही है जहां पे उनको भीम ऐप और उससे संबंधित फायदे बताए जा रहे हैं और कोशिश ये करी जा रही है कि न केवल कैंप में अपितु जो कैंप के अलावा शाखाओं में भी क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया जा रहा है छोटे लेवल पे, वहां पे भी भीम ऐप का लोगों को बढ़ावा दिया जा सके कि वो इसका अधिक से अधिक यूज लें और लोग इसके हितग्राही बने। इसके अलावा एक अभी लेटेस्ट ई रूपी और भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ई रूपी के संबंध में भी अभी हर कैंप के अंदर पूरा जितना हो पा रहा है उसका हम बढ़ावा देके लोगों के अंदर जागृति बढ़ा रहे हैं। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। भीम ऐप एक बहुत सशक्त माध्यम है, जनता को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे उनका पैसा सुरक्षित है ट्रांसफर करना और किसी भी आपात स्थिति में वो पैसे को प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर बस आखिरी में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत योजनाएं इसके माध्यम से जमीन पर उतारी जाती हैं, धरातल पर लाई जाती हैं, तो हम किसान भाइयों को छोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसान भाई के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाए जाते हैं। किसान भाइयों के लिए खासकर यदि हम फसल बीमा से संबंधित बात करना चाहें तो कौन सी योजना है और कैसे उनको उसका फायदा हो सकता है? किसान भाइयों की जब बात की जाती है तो जो एक केंद्र सरकार की बैंकों के लिए द्वारा किसानों को स्कीम दी जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड, उससे अछूता नहीं रहा जा सकता। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसे हर बैंक के अंदर हर किसान को ऋण प्राप्ति के अंदर काफी सहूलियत मिलती है। पहले के समय में लोग बाग जमींदारों के द्वारा या साहूकारों के द्वारा ब्याज पे पैसा लेते थे और फसल कटने पर वो अपना पैसा वहां पे वापस देते थे और उनमें बहुत ही ज्यादा उनसे ब्याज वसूला जाता था। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों से बैंकों के अंदर 3 लाख रुपए के ऋण पर मात्र 7% का ब्याज लिया जाता है और अगर वो 1 साल अर्थात 365 दिन के अंदर अंदर उसको वापस रिन्यू करा देते हैं या बुंदेलखंडी या हिंदी में प्रॉपरली उसको बोला जाता है पलटी करा देते हैं, तो उनका जो 7% ब्याज लगा है वो मात्र 4% लगता है, अर्थात मात्र 0.33 पैसा 33 पैसा ही उनको ब्याज लगेगा। दूसरा इसके अंदर आता है किसानों को और क्या फायदे केसीसी के साथ जो रिस्क है उसके अंदर दिए जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा और इकलौता उदाहरण है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले पड़ना, बाढ़ आना, तेज हवा, अंधड़, टिंडी लगना या बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जिसपे आपका, मेरा या किसानों का, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो किसान पूरे साल 2 या 3 फसल करते हैं या कई बार तो कुछ किसान एक ही फसल करते हैं, वो उस पे पूरे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नुकसान होता है उनको बड़ी ही हानि उठानी पड़ती है और उनका जीवन भी और उनका जो जीवन यापन का जरिया है वो भी संकट में आता है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करी जाती है। साल में खरीफ और रबी 2 फसलें होती हैं, दोनों के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इसके लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाती है जो कि एक इंश्योरेंस एजेंसी रहेगी। इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा हर जगह एक स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया जाता है कि उस एरिया में सोयाबीन के लिए इतना रुपए का स्केल ऑफ फाइनेंस रहेगा, मतलब ये लागत आती है 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर के अंदर फसल उगाने में, या गेहूं के लिए, ग्वार के लिए, मूंग के लिए, और उस हिसाब से एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट किसान के द्वारा लिया जाता है और उसमें अपना सरकार, राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन मिला के इंश्योरेंस एजेंसी को पैसा दे देती है। अगर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जहां पे किसानों को नुकसान हुआ है तो वहां पे राजस्व अमले के द्वारा पूरा वहां पे निरीक्षण किया जाता है और अगर कुछ हानि होती है, जरूरी नहीं है कि हर एरिया में हो, लेकिन जिस भी एरिया में हानि होती है वहां पे अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और वो इंश्योरेंस एजेंसी के पास जाती है और वो उसी प्रोपोर्शनेट के अंदर जो भी उनका बीमे का पैसा होता है वो उनको दे देती है। इस प्रीमियम के अंदर मान लीजिए अगर किसान से 100 रुपए लगे और सरकार ने उसके अंदर कई बार 16 गुना 25 गुना ये अपना प्रीमियम पे करते हैं,
तो किसान को मात्र 100 रुपए देने पड़े और मान लीजिए वहां पे 1 लाख रुपए उनकी उपज होनी चाहिए थी और नुकसान का परसेंटेज आया 43%, तो 43,000 रुपए उनको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पैसा दे दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन है जो कि इंश्योरेंस कंपनी और राज्य असेंबली द्वारा की जाती है। इसमें एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा और अधिकतम किसानों को इसका पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने बैंक से केसीसी ले रखा हो तभी आप इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सके। अगर आपने ऋण नहीं ले रखा है तो भी आप अपनी खसरा खतरी जमाबंदी के साथ बैंक में संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी गिरदावरी वहां पे देके आप इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसा प्राकृतिक प्रकोप उसके अंदर आपको नुकसान हो रहा हो तो आपके कुछ जीवन यापन पे उसका संकट ना आए। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं बता के नहीं आती हैं, इसलिए उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ये योजनाएं संचालित हैं सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। इसके अतिरिक्त दीपेंद्र यादव जी, बस आखिरी में आपसे हम बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा प्रायोजित बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जो आम जनता के फायदे के लिए चलाई जा रही हैं, तो वो कौन कौन सी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बैंकों के द्वारा चलाई जा रही हैं। उनका मेन जो एम है वो ये है कि बैंकिंग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट एक रिवोल्यूशनरी जो एक चेंजेस हुआ था सन 2014 के अंदर, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू करी गई थी, जिसके अंदर सभी जो बैंकों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनके बैंकों के खाता खोलने की मुहिम चलाई गई थी और इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खाते खोले गए थे और जिसने एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्ड भी क्रिएट किया था। इसके अलावा डे एनआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके द्वारा एसएचजी अर्थात स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह कुछ ग्रुप आपस में मिलकर किसी तरह के काम करते हैं और उनसे जो भी उनको इनकम क्रिएट होती है वो आपस में उसको बांट लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी सेट हुए हैं, जैसे सागर के अंदर केसली में मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो एक एफपीओ एसएचजी के द्वारा ही चालू किया गया था। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी स्वरोजगार और एसएचजीज को ऋण प्रदान किया जाता है। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि एक अलग से रेवोल्यूशन था, जिसके अंदर 10 लाख रुपए तक 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है और तरुण में 5 लाख से 10,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि छोटे व्यवसायी को उसके अंदर कुछ अपना व्यवसाय बढ़ोतरी में बैंकों के द्वारा योगदान मिल सके। एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, अभी शहरी क्षेत्र के लिए ही लागू है। इसके अंदर जो भी वो अपना मकान ले रहे हैं 2022 तक सबका अपना घर हो, इस योजना के अंतर्गत सबको ऋण का लाभ दिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ब्याज की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। और एक स्टैंड अप इंडिया योजना है जो कि मेनली फोकस किया गया था एससी, एसटी और लेडीज के लिए, ताकि वो अपना उद्यम के अंदर प्रोत्साहन दे सके और अपना उद्यम विकसित कर सके। इसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण आसानी से कुछ आसान शर्तों पे बैंकों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहुत आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को आपने जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं बैंकों के द्वारा, उसके बारे में आपने बताया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची। दीपेंद्र यादव जी, बैंक की क्या योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं क्या हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे आप प्रमोट कर रहे हैं, भीम ऐप कैसे फायदेमंद हो सकता है, किसान भाइयों से संबंधित तमाम योजनाएं, क्रेडिट आउटरीच अभियान के माध्यम से काफी तेजी लाई गई है और ये अभियान 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हमारे जिले में अभी संचालित है। तो जहां जहां भी ये जिस खंड में हो रहा है, जिस एरिया में ये प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर हमारे श्रोता, हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो पहुंच सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दीपेंद्र यादव, मुख्य प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सागर और अग्रणी जिला प्रबंधक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं को बैंकिंग से जुड़ी तमाम योजनाओं को, तमाम अभियान को, तमाम क्रियाकलापों को बहुत विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।